हेलो, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। काफ़ी दिनों बाद फेस टू फेस बात हो रही है हमारी। एंड मैं मेरे सब्सक्राइबर्स तो देखते ही नहीं है ना तो कोई बात नहीं, जो नए लोग देख रहे हैं तो उस वो इस चेहरे की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मैं इस पूरी तैयारी के दौरान आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है इंडियन पॉलिटी में फॉर अप आवर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। तो हमने पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक कवर कर लिया, और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कैसे क्या समितियाँ बनी थी, कैसे संविधान काम कर रहा था उस टाइम, क्या उसकी वैल्यूज़ थी, क्या विशेषताएं थी, वो हम सारी देख चुके हैं। अगर किसी ने मतलब कोई नया इंसान है और नहीं देखा है कुछ भी, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे इसी चैनल पर। देन यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक इट आउट। द कंप्लीट इंडियन पॉलिटी नाम से वो प्लेलिस्ट है, जिसमें लगभग 15 से 20 सेशन हमारे हो चुके हैं, और फर्दर हम कंटिन्यू कर रहे हैं चीज़ों को। बट आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक और यूनियन का कुछ पार्ट शुरू कर दिया था। आर्टिकल्स हम देख रहे थे, तो आज यूनियन के बचे हुए आर्टिकल्स हम देखते हैं। एंड वाह, बारिश होना स्टार्ट हो गई है गाइस। तो चलिए अपन बारिश हो उससे पहले अपना सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, और एक बार ये आर्टिकल्स को फ्री करते हैं, फिर समितियाँ पढ़ेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के केसेस पढ़ेंगे, और फिर मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी शुरू करेंगे। ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री होगी आप सबके लिए मेरी ओर से। आ, हम बेहतर ढंग से चीज़ों को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड तैयारी कर ही रहे हैं आप लोग, तो बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपने अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखना शुरू किया है तो आप बेहतरीन ढंग से एक अच्छा कंटेंट फ्री में पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए, नोट्स बनाने हैं किसी को तो बना लीजिएगा, हम समझते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ओके दोस्तों, कल हमने ना आर्टिकल 90 तक कवर कर लिया था, यानी कि पिछले सेशन में। आज हम आर्टिकल 91 से लेकर ऑलमोस्ट 100 एंड कुछ आर्टिकल्स को देखने वाले हैं। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम पास किए। तो चलिए, आर्टिकल 91 से क्या कहता है कि राज्यसभा का चेयरमैन यदि अनुपस्थित है तो डिप्यूटी चेयरमैन सदन की अध्यक्षता करेगा। एंड राज्यसभा का चेयरमैन कौन हो गया? उपराष्ट्रपति। बिल्कुल, अगर वो एब्सेंट है किसी परिस्थितियों की वजह से, तो सदन की अध्यक्षता डेप्यूटी चेयरमैन यानी कि उपसभापति करेगा। ठीक है। आर्टिकल 92 सेज रिमूवल मोशन के दौरान, यानी जब उनको मतलब उनका प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव जब जारी रहता है, जब वो मोशन चल रहा होता है, तब चेयरमैन हो चाहे डिप्यूटी चेयरमैन हो, ये दोनों ही यानी कि सभापति और उपसभापति दोनों ही सदन को प्रेजाइड यानी कि उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते। जब उनको हटाने का रिमूवल जो प्रस्ताव है वो जब चर्चा में चल रहा हो, या तो उस पर मतलब उस मोशन पर मतलब वो चल रहा हो कि पास कराने के लिए मतलब वोटिंग वगैरह चल रही हो, तो उस परिस्थिति में भी ये प्रेजाइड नहीं करेंगे। ठीक है ना। आर्टिकल 93 लोकसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव कैसे होगा, तो आर्टिकल 92 तक ही था इसमें राज्यसभा का चेयरमैन वगैरह के बारे में। आर्टिकल 93 से लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर शुरू हो रहे हैं, तो इनका चुनाव कैसे क्या होगा, ये सारी प्रोसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब हम जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा, तो हम पढ़ेंगे इसको ढंग से। आर्टिकल 94 से स्पीकर ऑफ और डेप्यूटी स्पीकर जब लोकसभा का पद खाली करें या रिजाइन करें या रिमूवल करें, इसके बारे में इसमें उल्लेख है कि किन परिस्थितियों में वो रिजाइन कर सकते हैं और किन परिस्थितियों के दौरान उनको हटाया जा सकता है, एटसेट्रा के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 95 कहता है स्पीकर अगर अनुपस्थित हो तो डेप्यूटी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करेगा। लोकसभा की बात है ये। 96 में है रिमूवल मोशन के दौरान, यानी जब लोकसभा के स्पीकर का रिमूवल या डेप्यूटी स्पीकर का रिमूवल चल रहा होता है ना, तब कोई प्रेजाइड नहीं करेगा, मतलब वो तब भी अध्यक्षता नहीं करेंगे। आर्टिकल 97 से राज्यसभा चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन तथा लोकसभा के स्पीकर आदि डेप्यूटी स्पीकर आदि के वेतन भत्तों से संबंधित उल्लेख इसमें है। आर्टिकल 98 से पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरीट होते हैं यानी कि सचिवालय होते हैं, उसकी व्यवस्था, जैसे कौन कौन सा ऑफिसर उसमें होगा, इसके बारे में इसमें
उल्लेख है। 99 सेज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले शपथ लेनी जरूरी होगी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति एमपी बनता है तो वो तभी वैलिड होगा, तभी मान्य होगा जब वो पहले शपथ लेता है। जब वो ओथ सेरेमनी कंप्लीट होगी उसको तभी एमपी माना जाएगा, वरना वो राज्यसभा या लोकसभा का एमपी नहीं बन सकता कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक तौर पर। आर्टिकल नंबर 100 से संसद के फैसले वोटिंग से होंगे और क्योरम के लिए यानी कि गणपूर्ति के लिए मिनिमम 110 सदस्य जरूरी होंगे। यानी कि 10 में से एक सदस्य वो कोरम होगा, वो गणपूर्ति होगी। तो इसके फैसलों के लिए वोटिंग होना जरूरी है। आर्टिकल 101, ठीक है, एमपी की सीट कब खाली मानी जाएगी इसके बारे में उल्लेख है। या तो वो इस्तीफा दे दे या दोनों सदनों का सदस्य बन जाए, यानी बिना अनुमति के 60 दिन तक एब्सेंट ना हो, मतलब प्रेजेंट ना हो। तो ऐसी ऐसी कुछ परिस्थितियों में एक एमपी की सीट को खाली मान लिया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 102 से एमपी की अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में उल्लेख है। 103 में एमपी की अयोग्यता का अंतिम फैसला कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना। 104 एमपी को बिना शपथ सदन में बैठने या वोट करने का अधिकार नहीं होगा, और अगर करता है तो पेनल्टी देनी होगी। यानी कि शपथ जरूरी है। ये हम 2 आर्टिकल्स पहले ही इसमें ये कहाँ पे गया वो, ये रहा आर्टिकल 99 में हम देख चुके हैं कि शपथ के बिना कॉन्स्टिट्यूशनली वो एक एमपी नहीं माना जाएगा। और अगर फिर भी अगर वो सदन में आता है, वोटिंग करता है, तो उसको पेनल्टी देनी होगी जब तक कि वो शपथ लेके प्रॉपर एमपी नहीं बन जाता। आर्टिकल 105 के अंदर है एमपी के विशेषाधिकार एंड पावर्स। एक एमपी और एमएलए एक एमपी को क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या विशेष अधिकार, उनकी पावर्स के बारे में इसमें उल्लेख है। लाइक उनके प्रिविलेजेस भी इसमें आ जाते हैं। तो 106 कहता है एमपी के वेतन भत्ते यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वेतन भत्ते उनको किस निधि से और कितना वेतन दिया जाएगा, ये सब निर्भर करता है इस बात पर, इस आर्टिकल में दिया गया है। 107 में कहा है कि बिल्स की शुरुआत व प्रक्रिया, यानी कि कोई भी बिल अगर पास करवाना हो तो वह कैसे शुरू होगा और उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये आर्टिकल 107 में लिखा गया है। 108 में कहता है लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग के बारे में उल्लेख है। यानी अगर किसी बिल को पास कराने से संबंधित है, किसी भी मुद्दे से संबंधित अगर जॉइंट सिटिंग होनी है लोकसभा और राज्यसभा की, तो वो जॉइंट सिटिंग कौन अरेंज करेगा? जैसे राष्ट्रपति अरेंज करेगा या और कोई करेगा, तो वो सारा इसमें दिया गया है। ठीक है ना। तो आर्टिकल 109 में है मनी बिल की विशेष प्रक्रिया, यानी कि जो वित्तीय बिल है, वित्तीय विधेयक है, तो उसकी एक विशेष प्रक्रिया होती है और उसको कैसे पास करवाया जाता है वो वगैरह इसमें दिया गया है। ठीक है ना। तो आर्टिकल 110 से मनी बिल की परिभाषा कि मनी बिल क्या होगा इसके बारे में 110 में दिया गया है। आर्टिकल 111 से किसी भी विधेयक पर प्रेसिडेंट की एसेंट यानी अनुमति होना जरूरी है। 112 में कहा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट के बारे में दिया गया है। 113 से डिमांड फॉर ग्रांट्स यानी कि बजट में अलग अलग मंत्रालयों के खर्चों की मांग, यानी कि डिमांड फॉर ग्रांट्स कि किस मंत्रालय को कितना पैसा जाएगा और कितना जाना चाहिए और कितना मांग कर रहे हैं, वो सारा इसमें लिखा गया। 114 में है लोकसभा द्वारा ग्रांट्स अप्रूव होने के बाद में सरकार को कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास कराना जरूरी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। यानी कि अप्रोप्रिएशन बिल से संबंधित है कि मान लीजिए रेलवे मिनिस्ट्री ने कोई ग्रांट्स मांगी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए ना एक अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होगा। और फिर मान लीजिए उसने 100 रुपये मांगे हैं उस मिनिस्ट्री ने, और आपने कंसोलिडेटेड फंड के अंदर और भी मिनिस्ट्रीज को पैसा देना है, तो हम रेलवे मिनिस्ट्री को 100 रुपये नहीं दे सकते। लेकिन अगर 90 दे सकते हैं और 90 में उसका काम हो जाता है, तो हम अप्रोप्रिएशन बिल पास करके उसको 90 दे सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो इस चीज़ को सोच समझ करके हमारी यूनियन गवर्नमेंट मान लीजिए 100 रुपये चाहिए ना रेलवे मिनिस्ट्री को, तो अगर हमारे पास 110 रुपये पड़ा है कंसोलिडेटेड फंड में और हमें सही लग रहा है उसकी जांच के बाद कि हाँ इतना पैसा इधर जाना चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली 100 रुपये उसको ग्रांट कर दिए जाएंगे इस अप्रोप्रिएशन बिल के पास होने के बाद में। ठीक है ना। 115 कहता है एक्स्ट्रा ग्रांट्स यानी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एक्सेट्रा हो गया, यानी कि
मान लीजिए रेलवे मिनिस्ट्री को हमने 90 रुपये दिए, हमारे पास 110 रुपये पड़े थे, पर हमने 90 ही दिए क्योंकि हमें लग रहा था खर्चा कम है। पर 90 रुपये में सरा नहीं, मतलब 90 रुपये में ट्रैक नहीं बेच पाए, कुछ काम अधूरा रह गया, तो वो एक्स्ट्रा ग्रांट करती है ना कोई मिनिस्ट्री, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है। यानी कि 10 रुपये जो बच रहे थे वो अगर वापस देती है उसको, तो उसे एक्स्ट्रा ग्रांट्स कहते हैं। ठीक है। हाँ, आर्टिकल 116 है। फिर उसके बाद जब पूरा बजट पास होता है तब तक गवर्नमेंट को अस्थायी खर्च, वोट ऑन अकाउंट क्रेडिट मिलता है। यानी कि जब बजट पास होता है तब तक एक सरकार को खर्चा मिलता है, जिसे वोट ऑन अकाउंट या क्रेडिट कहते हैं। यानी कि मान लीजिए 2 महीने बाद बजट पास होना है तो तब तक काम चलाने के लिए ये वोट ऑन अकाउंट होता है। ठीक है ना, यहाँ से पैसा लिया जाता है। 117 है वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल से संबंधित है ये। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे और थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेंगे हम, क्योंकि अब वीडियोस लंबी हो रही हैं। तो चलिए गाइज, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।